नमस्कार। कौशल से रोजगार तक आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं राज नेहरू, वाइस चांसलर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। कौशल से रोजगार तक के कार्यक्रम में हम आपको केवल ये नहीं बताते कि रोजगार कैसे लेना है, कहाँ कहाँ पे रोजगार अवेलेबल है, कैसे कैसे रोजगार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हम इस विषय के ऊपर भी चर्चा में अपनी बातचीत करते हैं। इस संदर्भ में आज हमारे इस कार्यक्रम में दो बहुत महान विभूतियां जुड़ी हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत महारत रखते हैं। मेरे साथ बैठे हैं श्री रविंदर सिंह राणा जी, जो क्षेत्रीय जनरल मैनेजर हैं, रीजनल जनरल मैनेजर हैं कंसेंट्रिक्स के, जो कि सिनेक्स कॉरपोरेशन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम सुनते हैं फॉर्चून 500 कंपनीज के बारे में, उसमें 130वें नंबर पर ये कंपनी अंकित है। उस कंपनी को श्री रविंदर सिंह राणा जी लीड करते हैं। लगभग 8 देशों के कार्यभार को ये संभालते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में वो जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, जो को पार्टनर भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और हमारे देश की जो सबसे पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पारंपरिक मिष्ठान बनते हैं, पारंपरिक क्षेत्र के हमारे खाने बनते हैं, जो कि हमारी सेहत से और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बड़ी बहुत बहुमूल्य वस्तुएं बनाते हैं, बीकानेर वाला। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं सबसे पहले रविंदर जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि एक बहुत विकट समस्या पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, कोरोना के कारण से हमारे सामने आई और एक प्रकार की मानसिकता बन गई है कि शायद नौकरियां नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है कि जॉब्स के प्रति आज हरियाणा के युवाओं तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे आप? राज जी, सबसे पहले तो शुक्रिया इस अवसर के लिए। जैसे आपने बोला कि समस्या तो बहुत विकट और गंभीर है, इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से लाखों लोगों ने रोज़गार खोया है, बट मेरा ये भी विचार है कि ये सारा टेम्पररी है एंड बहुत ही कम समय में खासकर भारत एक वी शेप रिकवरी देखेगा, जहां पर कि वापस से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बाउंस बैक करेंगी। थोड़ा सा समय लगेगा रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, एयरलाइंस को और समय लगेगा। वहाँ भी मेरा विचार है कि जैसे ही वैक्सीन अनाउंस हुई, इलाज हमें पता चला इस महामारी का, तो बाउंस बैक विल बी वेरी वेरी फास्ट। मगर ये कहना कि जॉब्स हैं ही नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है हमारे युवाओं को। मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक आ रहा है टेक्नोलॉजी में। सो मैं आईटी बीपीएम को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या मतलब है इसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। 40 लाख एम्प्लॉयज़ इसमें लगे हुए हैं। 177 बिलियन डॉलर का इसमें हम बिज़नेस करते हैं, उसमें से 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम देख रहे हैं एक रिन्यूड डिमांड की। हम देख रहे हैं कि इसमें जिस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, जिस तरह से सरकार ने ये पूरी चीज़ अब तक हैंडल की है, एड्रेस की है, और जिस तरह से इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है, ग्लोबली क्लाइंट्स ने इसको नोटिस किया है और मैं देख रहा हूँ कि काम की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। सिमिलरली ई कॉमर्स हो गया आपका, रिटेल हो गया आपका, फार्मास्यूटिकल्स हो गया आपका, टेक्नोलॉजी के जितने भी एरियाज़ हैं, वैक्सीन वगैरह है, इन सब जगहों पे सिग्निफिकेंट अपसाइड इमीडिएट देखी जा रही है। और कंस्ट्रक्शन भी मैं सुन रहा हूँ कि बहुत जल्दी रिवाइव होने वाला है। आज मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था टेलीविज़न में, एंड इट सीम्स लाइक कि जो लोन जो लेते हैं लोग 80% तक पहुँच गया है वर्सेस प्री कोविड। सो ये सारे डेटा पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा समय ख़राब ज़रूर है, आप निराश ना होएं, आप अपने को कोशिश करें कि थोड़ा मल्टी स्किल कर सकें, कोशिश करें कि आप उस इंडस्ट्री से हैं जहां पर अभी डाउनटर्न है तो थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। काम की हिंदुस्तान में कमी नहीं होगी अगर करने की इच्छा हो तो रविंदर जी, जो आप कह रहे हो कि लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि समय थोड़ा सा खराब है परंतु निराश नहीं होना चाहिए, तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री में इस समय हायरिंग का कैसा पैटर्न चल रहा है और हरियाणा के अंदर या एनसीआर रीजन के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं?
आईटी बीपीएम में जो नैस्कॉम की रिपोर्ट्स हैं और जो हम इंडस्ट्री में बैठते हैं और हम भी खुद 500-600 से ज़्यादा क्लाइंट से डील करते हैं ग्लोबली, तो डिमांड काफ़ी बढ़ रही है बिकॉज हमने एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से लॉकडाउन को हैंडल किया। हमने कोशिश की कि कस्टमर के बिजनेस को इम्पैक्ट ना हो। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले अगर हमारी तुलना करें भारत की इंडस्ट्रीज़ की, उसकी वजह से कस्टमर्स हमारे पास आना चाहते हैं, उसकी वजह से वो और ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसकी वजह से वो और आउटसोर्स करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि 40 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, 5 से 6% की एनुअलाइज ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से 21 और 22 में सालों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ आने वाली है और लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जहाँ बात करें गुड़गांव की, देखो गुड़गांव तो हब है। बेंगलोर के बाद अगर आप देखा जाए, मेरे हिसाब से मैं खुद गुड़गांव में बैठता हूँ, हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस मेरी कंपनी की गुड़गांव में है। हम खुद 7 से 8 हज़ार लोग अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में अप टू 10,000 लोग हम खुद हायर करने वाले हैं। और मुझे पता है कि मेरे कोलीग्स इन अदर बिजनेसेस विल आल्सो बी हायरिंग बड़े लार्ज नंबर में। सो इस इंडस्ट्री के लिए जॉब मार्केट मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। बहुत अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में केवल एनसीआर गुड़गांव में ही आप कम से कम 7 से 10 हज़ार केवल आपकी इंडस्ट्री हायर करेगी। तो इसका मतलब है आईटी बीपीएम के अंदर जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसको हमें उस नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ग्रोथ इंडस्ट्री में है और जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है, जिस प्रकार से उद्योग ने और एंटरप्राइजेज ने यहाँ का रिस्पांस दिया है, सरकार ने अपनी जो रिस्पांस मैकेनिज्म बनाया है, उसके कारण से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर बढ़ा है। बहुत अच्छी बात। रमेश जी, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रकार से आपका इतना बड़ा संस्थान देश में चल रहा है जिसके लाखों करोड़ों लोग आज वहाँ के मिष्ठान और वहाँ का भोजन लेते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपकी इंडस्ट्री में आपके आज की इन परिस्थितियों को देख के किस प्रकार की परिस्थिति है और कैसी एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति रहने वाली है? इसको जो लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि ये टेम्प्रेरी फेस है, ये जब से लॉकडाउन हुआ इट्स ए टेम्प्रेरी, जब तक लॉकडाउन है तब तक की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट विल बाउंस बैक वेरी वेल। और अभी जो हमारा प्रोग्राम है, अभी कुछ समय में ये अगले 3-4 महीनों में हमारे 5-6 नए आउटलेट आ रहे हैं मार्केट में। डिमांड हमको लग रहा है कि बढ़ रही है, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इसका। और इसके अलावा नए आउटलेट के अलावा भी जो नए जॉब्स बने हैं, लोग बाग आज रेस्टोरेंट में ना आके घर पे मंगा रहे हैं, तो उसमें जो होम डिलीवरी का एक एंगल जुड़ा है, नया जॉब क्रिएट हुई है। जो लोग जो होम डिलीवरी कर रहे हैं बॉयज़, उनके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी बनी है। बहुत अच्छी बात। तो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी में जहां इम्पैक्ट है वहां साथ साथ में नए बिजनेस के एवेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि अब जो ये होम डिलीवरी का मॉडल क्रिएट हो रहा है, इसमें डिलीवरी बॉयज़ की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और इसमें भी हमारे यहाँ युवाओं को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं रविंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप कह रहे हैं कि जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है और इंडस्ट्री हमारे ऊपर बाहर की देश की कंपनियां ट्रस्ट करती हैं, क्या किस प्रकार के कौशल स्किल्स की आवश्यकता आप देखते हैं हमारे युवाओं को अपने आप को तैयार करना चाहिए इनको उन कौशल उन स्किल्स के लिए, जिससे वो आपकी कंपनी में या आप जैसी इंडस्ट्री में अपने आप को रोजगार के उन्मुक्त बना सकें? देखिए राज जी, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है जीवन के हर एस्पेक्ट में, बिजनेस के हर एस्पेक्ट में। मगर हर बच्चा, हर युवा टेक्नोलॉजिकली एजुकेट होना, उनका एप्टीट्यूड हो या ना हो, सो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं अपने खुद के बच्चों को भी मैं जो कोच करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे इंजीनियर ना बन पाएँ, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। उसका यूसेज क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं एंड हाउ डज इट ऑपरेट। अगर आपको उतनी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपको बहुत मदद मिलेगी। सो सबसे पहले anything to do with technology and surrounding areas will grow very very substantially, but as I said everybody cannot do that। but उसके अलावा आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। मैं अपनी आईटी बीपीएम की भी अगर मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री अगले 5 से 10 साल में बहुत मेजर ग्रोथ दिखाने की संभावना है। यहाँ पर भी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अब बच्चे अपना ठीक करें, देखो हमारे हरियाणा के बच्चों में काबिलियत है,
उनके दिलों में उनको एम्बिशंस हैं और आगे बढ़ने की चाह है। एक चीज़ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ हर साल और बात करता हूँ, उनको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, मगर उस आइडिया को कैसे क्लियरली व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर काम करना है मेरे हिसाब से। और आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी अब गतिमान हो रही है, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोटिक्स के बारे में बहुत बड़ा कॉमन प्रचलित है कि रोबोटिक्स रिप्लेस कर रही है जॉब्स को, जिसके कारण से जॉब्स खत्म हो रही हैं। आपका क्या मानना है, किस प्रकार से रोबोटिक्स जॉब खत्म कर रही है या नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज इनएविटेबल, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो पिछले 20 साल से बीपीएम इंडस्ट्री में और मैं सुनता आ रहा हूँ कि ऑटोमेशन से जॉब चले जाएंगे। मैंने तो आज तक देखा नहीं। हर साल हम और भी लोग हायर करते जा रहे हैं और ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी। होता क्या है कि जैसे ही रोबोटिक्स या ऑटोमेशन आता है तो सिंपलर मोर मंडेन वर्क ऑटोमेट हो जाता है, नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। सो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक हमारी हो गई या कोई भी बड़ी बड़ी आप आईटी कंपनियों से अगर आप बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, सर्टन टाइप ऑफ वर्क्स गेट ऑटोमेटेड बट उनको लोगों को अपस्किल वो करते हैं ताकि मोर कॉम्प्लेक्स वर्क कैन बी हैंडल्ड। और इन द फोर्सिएबल फ्यूचर मुझे लगता है कि कितना भी आप ऑटोमेट कर लें, कितने भी रोबोटिक्स ले आएं, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो इंसान ही करेगा। रमेश जी, आपके यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में जो अब कोरोना के काल का भी एक इम्पैक्ट है और टेक्नोलॉजी भी, जैसे रविंदर जी कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट है। क्या आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं जिसके लिए युवाओं को तैयार होना चाहिए नए स्किल्स के साथ? ये जो हमारे इस टेक्नोलॉजी से ही, जैसे अभी मैंने एक आपसे बताया था कि होम डिलीवरी है, कि हम कैसे ऑर्डर लें, कैसे उसकी पेमेंट करें, कैसे डिलीवरी करें। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बिना टेक्नोलॉजी के कुछ है ही नहीं। टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में है और जितना हम टेक्निकली साउंड होंगे उतना हम कंफर्टेबल और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी आज की ज़रूरत है, इसके बिना हम चल नहीं सकते। अभी के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से एक बार चर्चा जारी रखेंगे और समझेंगे कि कौशल की आवश्यकता और कौशल के गुण कैसे सीखे जा सकते हैं। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हरिहर सीड्स का अमेरिकन तकनीक से उपचारित गेहूं बीज। हरिहर का उपचारित गेहूं बीज लाना है। 36 किलो का बैग है। पैदावार सब तक ज्यादा, फसल उगे भरपूर, मुनाफा खूब कमाना है। हाँ। शीघ्र एवं समान अंकुरण, स्वस्थ पौधा, खूब फुटाओ, 30 साल का विश्वास। हरिहर का। देखो भाइयों, अन्नदाता धरती माँ पे ये जुल्म ना करियो, पराली ने आग मत लगाइयो। पराली भूमि में मिलाने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमि की गुणवत्ता बढ़ेगी, खाद भी कम लगेगी और चोखी फसल भी मिलेगी। जब जब खेत की माटी में पराली को मिलाओगे, अगले साल घना अनाज पाओगे। भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम इस चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। रविंदर जी, आप जब लोगों को हायर करते हो, जैसे आपने कहा कि अभी 5 से 7 हज़ार तक की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगले 1-2 क्वार्टर्स में आपकी कंपनी से यहाँ आएंगी और यहाँ हरियाणा के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होगा। तो जब आप हायर करते हैं बच्चों को, ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो आपको लगता है कि बड़े क्रिटिकल हैं, और कैसे तैयार करें ये युवा अपने आप को? क्या करना चाहिए युवाओं को? किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो अभी आपके यहाँ पे अभी होंगी या आने वाली होंगी? हमारा बहुत बड़ा सेटअप गुड़गांव में है और हमने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 20 सालों में गुड़गांव में, और बहुत सारे मल्टीनेशनल फॉर्च्यून 500 को कस्टमर्स को हम यहाँ से सर्विस करते हैं। जब मैं हरियाणा के युवाओं से मिलता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर आती है कि बड़े काबिल हैं, दिल में एक जज्बा है कामयाब होने का, बहुत मेहनती हैं। सिर्फ एक ही एरिया है जहाँ पर चैलेंज आता है कि अपने आप को व्यक्त कैसे किया जाए, द प्रेजेंटेशन स्किल्स, द एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, द कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरा क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? हमारा काम ऐसा है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ अ मस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम इंजीनियर्स से भी मिलते हैं, हम PhDs भी हायर करते हैं, हम डॉक्टर्स भी हायर करते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट्स भी हायर करते हैं, क्योंकि हम हर किसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो बड़ा क्लियरली रीड, राइट, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझ सकें और अपने जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ। हमें क्वींस इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, हमें सिंपल इंग्लिश चाहिए कि एक लड़का या लड़की अच्छे से लिख सके, अच्छे से क्लियरली उसका उच्चारण कर सके। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल का यूथ सुनता नहीं है और जवाब देना शुरू कर देता है। ठीक से सुन के, समझ के उस अपने जवाब को स्ट्रक्चर करके अगर दे, ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो कस्टमर सर्विस में, BPM में एक ज़रूरी होता है। मैं रमेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आज यूनिवर्सिटी और बीकानेर वाला बहुत आगे तक काम कर चुकी है। हम लोग पारंपरिक क्षेत्र के खाने में डिप्लोमा का कोर्स चलाते हैं। आप क्या सुझाव देंगे हमारे युवाओं को कि इस कोर्स में आके उनके पास किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास कारीगर आ रहे थे वो एकदम, उनके पीछे पढ़ाई बैकग्राउंड नहीं था। वो एक पहली क्लास भी नहीं पढ़े होते थे, मैक्सिमम पहली दूसरी इतना ही पढ़े होते थे। यदि आज हम डुअल प्रोसीजर में जा रहे हैं, उनके पास किताबी ज्ञान भी है, पीछे नॉलेज भी है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान है जो हमारे साथ आ रहा है, तो ये दोनों मिलके हम इसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आज जो हम हिंदुस्तानी व्यंजन सिर्फ हिंदुस्तान में है, हम इसको पूरे ग्लोबलाइज कर सकते हैं। हम ग्लोबलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे थे अभी तक कि उसमें उनकी शिक्षा की थोड़ी सी कमी थी। वो कमी हम कौशल से ये दूर कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। जो शिक्षा का जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसको हम पूरा कर सकते हैं, तो उससे हम ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। रविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी रमेश जी ने कहा कि ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का अनूठा संगम यूनिवर्सिटी ने और इंडस्ट्री ने मिलके किया है, ड्यूअल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, आपका अनुभव क्या है? ये जो यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी का और कंसेंट्रिक्स का ड्यूअल एजुकेशन के प्रति एक साझा समझौता है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे आज विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें अर्न एंड लर्न मॉडल जिसको हम बोलते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके प्रति? मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उत्साहित हूँ ये जब देखता हूँ कि खाली डिग्री से और खाली सर्टिफिकेट से कामयाब होना, नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़िए नहीं, आप पढ़िए, आप डिग्रीज हासिल कीजिए, मगर साथ में अगर कोई आप कोर्स कर सकें तो ये आपको एक मेजर बूस्ट दे सकता है आपके करियर में। तो जो ड्यूअल एजुकेशन में आज बीकानेर वाले के साथ भी हम कर रहे हैं और कंसेंट्रिक्स के साथ भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें जो बच्चे आज इस कोर्स में आ रहे हैं और जो नॉर्मल एक कॉलेज में जाते हैं, दोनों के सोच में
किसी नई प्रकार की स्किल सेट्स की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको लगता है कि मस्ती करेंगे, कॉलेज जाएंगे, लेकिन जब ड्यूअल मॉडल में आते हैं तो उन्हें मस्ती थोड़ी मिलती है लेकिन काम करने को मिलता है। आप इसके बारे में युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के द्वारा वो क्या लाभ उठा सकते हैं और किन कठिनाइयों के लिए तैयार रहना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ है कि कमिटमेंट अगर आप में है तो जब आप 2, 3, 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे, जो आपके साथी होंगे उनके पास सिर्फ डिग्री होगी और आपके पास डिग्री के साथ एक्सपीरियंस और एक वोकेशनल एक्सपीरियंस भी होगा। हम किसको उठाएंगे जब वो इंटरव्यू के लिए आएंगे? अगर 100 लोग आए और मुझे 25 चाहिए तो हम तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि प्राथमिकता हम उनको देंगे जो हमारा धंधा समझते हो, जो हमारा बिजनेस समझते हो, ताकि उनके साथ हमें जीरो से शुरुआत ना करनी पड़े। रमेश जी, आपका क्या विचार है? ये जो अभी सरकार ने अभी इस हमारे हरियाणा के अंदर 70% की जो एक रिजर्वेशन है, एक प्रकार से जिसको हम कहें कि प्राथमिकता जिसको हम कहेंगे, 70% की प्राथमिकता हरियाणा के युवाओं को देंगे, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? सोच बहुत अच्छी है। इसमें दोनों का बेनिफिट है, एक तो इंडस्ट्री का और एक वहाँ के लोकल युवाओं का। इनमें दोनों की कॉस्ट बचती है। यदि मेरे लोकल युवा यदि मेरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो मेरे बहुत सारे खर्चे, उनको ठहराने का, उनकी और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बहुत बच जाते हैं और युवा भी अपने घर पे रह के ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इन कंपेयर टू यदि मैं बाहर से लेके आता हूँ तो उनके साथ और बहुत प्रॉब्लम है। उनको कई बार अपने गांव जाना है और है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और लोकल में यदि हम उसकी स्किल डेवलप करा दें लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छा सोच है। हमारे आज यहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और इन स्टूडेंट्स के भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछें। सर, मेरा नाम भारती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी रोजगार के लिए, तो पोस्ट कोविड में इसकी किस तरीके से तैयारी की जा सकती है? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट भारत की इंडस्ट्रीज हो गई हैं एंड थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी रिटेल को समय लगेगा, लेकिन बाकी की इंडस्ट्रीज आईटी हो गई, बीपीएम हो गई, फार्मा हो गई, रिटेल, ई कॉमर्स हो गई। एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूं, जो हमारे युवा अगर उसको लेवरेज कर सकें, अगर उसको यूज़ कर सकें, वो है गिग इकॉनमी। बहुत मुश्किल वर्ड है लेकिन उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। गिग इकॉनमी इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी और टूल को यूज़ करते हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो ब्रिंगिंग इन द बायर एंड द सेलर टुगेदर। कंपनी ऐसे काम करती हैं जो ऐप पे आप जाके रजिस्टर करो, आपके पास एक स्किल है, आप उस स्किल को जाके यूज़ कर सकते हैं। आप 4 घंटे काम करने हैं, आपको 6 घंटे काम करने हैं, आप एक तरह से स्वावलंबी बन जाते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। वो अपॉर्चुनिटियाँ बहुत हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, तो मेरा सवाल है, आज के समय में युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल्स की बेहद आवश्यकता है जिससे वह खुद को मजबूती से साबित कर सके। तो आपकी राय में युवाओं को आज किस प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता है? इस पे मैं होप करता हूँ, मेरी ये आशा है, जैसे कि विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी में मुझे होप है कि इसमें और बढ़ावा मिले कि कम्युनिकेशंस को कैसे इम्प्रूव करना है। एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। अगर इसमें हमारा युवा इस बात को एक्सेप्ट करे कि ये एक ज़रूरी चीज़ है और इस पे फोकस करे और इस पे प्रैक्टिस करे, तो मैंने जैसे पहले बताया बहुत आसान लैंग्वेज है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर ये कर पाएँ तो आपका जो स्किल है और डिग्री है और कम्युनिकेशन बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं सक्सेस के लिए। क्या हिंदी का भी कोई रोल है? हिंदी स्पीकिंग बीपीओ, हिंदी स्पीकिंग बीपीओ बिजनेस, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। अब नई शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज और मदर टंग के बारे में बातचीत की गई है। क्या आपको लगता है कि हिंदी बेस्ड बीपीओज या हिंदी बेस्ड आईटी भारत में या हरियाणा के अंदर इसका स्कोप बन सकता है? राज जी, बिल्कुल। डोमेस्टिक कंपनियां इतना अच्छा करें, अगर आप इंडिया को देखें और पिछले कोविड की वजह से जो 2-3 क्वार्टर से जो स्लो डाउन आया, आप उसको एक बार इग्नोर करें तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो 6-7% से ग्रो कर रही है? बहुत कम। सो ऑब्वियसली इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज अच्छा ग्रो कर रही हैं। टेम्पररी लल को आप हटा दीजिए और वो ग्रोथ पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा। उनको भी सपोर्ट चाहिए आईटी बीपीएम से। तो मेरे हिसाब से बहुत अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक बीपीओ में।
अब डोमेस्टिक जो बीपीओ है उसमें हमें चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी इंक्लूडेड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 12-15 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहां मेजॉरिटी बल्क ऑफ काम आता है। ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी, वो भी अगर हमने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया, सरकार ने रेगुलेशन फ्रेमवर्क अगर रोल आउट कर दिया, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है और जॉब क्रिएशन हो सकते हैं हरियाणा के लिए भी। रमेश जी, अंत में आपसे भी पूछूंगा, ये जो रूरल एरियाज में हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस को बढ़ने की संभावनाएं और हिंदी का उसमें रोल आप कैसे देखते हैं? ये जो रूरल एरिया में हॉस्पिटैलिटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे आजकल लोग बाग पहले घर में खाना पसंद करते थे, परंतु जो रूरल एरिया में भी लोग बाग बाहर निकल के एंजॉय करना चाहते हैं, गांव को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये रूरल एरिया में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है हॉस्पिटैलिटी को यूटिलाइज करने का। तो मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम है रूरल एरिया में ज़्यादा बेटर है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के हिसाब से। लोग बाग बहुत शहरों से बाहर निकल के जब फ्री होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो खेतों में, गाँव में, जंगलों में जाना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर है इन कंपेयर टू। बहुत बड़ी बात। एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें जॉब्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, और आपकी कंपनी के अंदर कैसे जॉब्स हैं, आपकी कंपनी के अंदर किस प्रकार से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका इस शो में आने के लिए एक बार धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जिस योजना के साथ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, कंसेंट्रिक्स और बीकानेर वाला लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में ये मॉडल और प्रचलित होगा और पूरे देश भर में इसके प्रति जागरूकता बढ़ने से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो एक समस्या है उसको एक सार्थक उत्तर भी मिल सकता है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। नमस्कार। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी